नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अहम जानकारियों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देर शाम सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति का अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश देने के साथ ही सचिव आपदा प्रबंधन को सभी जिलाधिकारियों से समन्वय बनाने को कहा। सभी जिलों को अलर्ट किया गया, सभी को तैयारी के लिए कहा है, सभी तैयार भी हैं। खेती का किस्मों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से जरूरी होगा सहायता के रूप में सरकार उसको भी करेगी। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA की तरफ से 2041 तक के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट की प्रदर्शनी नगर निगम पार्षद कक्ष, DM कार्यालय परिसर और MDDA कार्यालय में लगाई गई है। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया है कि 30 अप्रैल तक आम जनता अपने सुझाव दे सकती है और आपत्तियां दर्ज करा सकती है। देखिए, ये जो देहरादून महायोजना है उसका एक प्रस्तावित मास्टर प्लान है कि हम क्या प्रस्तावित कर रहे हैं और कहाँ पर कौन सा लैंड यूज होगा। तो उसके लिए चूँकि जन सुनवाई भी ज़रूरी है और जो जन सामान्य के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया है, उनका अवलोकन करके अगर किसी को कोई अपनी आपत्ति है या कोई सुझाव भी है तो हमें दे सकता है। ये 1 महीने तक समय है। आपत्तियाँ और सुझाव दोनों चीज़ें जन सामान्य हमें दे सकते हैं। तो जन सामान्य के अवलोकनार्थ ही रखा गया है। जिला और सत्र न्यायालय हरिद्वार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत में RSS कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया है, जिससे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की है। कमल भदौरिया ने पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय से JM द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 500 IPC के तहत वाद दाखिल किया है। तो राहुल गांधी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत ये वाद दायर किया गया है। बता दें, RSS के कार्यकर्ता ने ये वाद दायर किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि RSS का कार्यकर्ता हूं, इसलिए उन्होंने जो बयान दिया था उससे मैं आहत हुआ हूं, जिसकी वजह से ये वाद दायर किया गया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकीर्णवाद में वाद को दर्ज कर लिया गया है और अगली सुनवाई 12 अप्रैल नियत की गई है। और 2 वर्गों में बांटने वाला बयान देकर RSS के प्रति जो घृणित बयान दिया, उसके लिए न्यायालय JM हरिद्वार में वाद RSS कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया है और अगली तारीख में 12 अप्रैल 2023। और मसूरी में भारी बारिश के बाद मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और उनको जल्द उचित मुआवजा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने भूस्खलन के बाद होटल के पुष्टे गिरने से हुए नुकसान हुई गाड़ियों की भरपाई करने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे मुझे जानकारी मिली, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 3 गाड़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। मैंने SC और XCN दोनों से कहा है कि आप डे नाइट कायम कराएँ, लेबर बढ़ाएँ और काम में तेजी लाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहले मैंने बैठक देहरादून में बुलाई थी 31 तारीख का मुझे प्रॉमिस किया था और इनका ये कहना है कि साहब बीच में बारिश आ गई, 5-6 दिन उससे डिले हो गए, तो किसी भी सूरत में 15 तारीख से पहले काम पूरा करने की निश्चित मैंने इनको किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लगकर इस काम को
डोईवाला में कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरीके से सदन में विपक्ष की आवाज दबा रही है, उससे पार पाने के लिए कांग्रेस अब सत्याग्रह के माध्यम से आमजन के बीच सड़कों पर उतरेगी और जनता के सामने केंद्र की षड्यंत्र वाली नीति को उजागर करेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत तक पहुंचने की बात जो है उन्होंने कही है। कांग्रेस के ही साथ ही नहीं, आम जनता भी खड़ी है हमारे साथ और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरुआत करी है। जिला स्तरीय प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। उसके साथ आज 1 तारीख को पूरे देश में एक ही दिन में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वो लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी आवाज माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे। और रामनगर में शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामनगर ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत ने कहा है कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल जी को हर क्षेत्र चाहे संसद के भीतर हो उनको बोलने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ जो है इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि उनको जो है 24 घंटे के अंदर सदस्यता जो है इनकी रद्द कर दी गई कोर्ट के निर्णय के बाद। जबकि कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया अपील करने का, लेकिन संसद के जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने 30 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी। और पूरे साल समय पर बजट जारी करने के बाद तमाम निर्देश इस बात भी कारगर साबित नहीं हुए। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी हफ्ते में विभिन्न विभागों के लिए 3600 करोड़ का बजट जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन शुक्रवार को करीब 1000 की बजट स्वीकृतियां दी गई है, लेकिन इस पर भी सवाल यह है कि वित्त वर्ष के अंत में मिले इस बजट का विभाग उपयोग करे तो कैसे करे। देखिए रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2022-23 भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन सरकार ने अंतिम दिन भी कई विभागों का बजट जारी करा है। ऐसे में विभागों के इन बजट के जरिए विकास के कार्यों की तेज रफ्तार करना सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट के उपयोग को लेकर गाइडलाइन तय कर दी गई थी। हर विभाग को वर्ष के शुरू में हर मद में फिजूल खर्ची रोकने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। वित्त सचिव की तरफ से सभी विभागों को इस बार भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिससे तय समय पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो सके, विभागों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर काम हो सके और विभागों में फिजूल खर्ची पर लगाम लग सके। बावजूद इसके भी वित्तीय प्रबंधन करने में सरकार असफल रही है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार शुरू से आखिर तक ना तो विकास के काम कर पाई और ना ही वित्तीय प्रबंधन करके फिजूल खर्ची पर लगाम लगा पाई। तो मैं बीजेपी वित्तीय प्रबंधन पर सरकार के कुशल नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रही है। क्लोजिंग के टाइम पे करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने पास किया है, जो अपने आप में वित्तीय कुप्रबंधन की ओर को इशारा करता है। और जो ये पैसा इन्होंने कल रात जो जारी किया है उसकी खुर्द-बुर्दी होना, उसने कहाँ होना, काम करने के लिए समय अवधि कहाँ बची। आप 12 महीने पूरे सोए रहे, 12 महीने के अंतिम दिन में 12वें महीने के अंतिम दिन में आपने करोड़ों रुपए का बजट जो पास किया है, ये केवल और केवल बंदर बांट के अलावा कुछ नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा जो पिछले वर्ष जो था उसका भी पूरा लेखा जोखा और आगामी जो अभी हमारा जो वर्ष लग रहा है उसका लेखा जोखा सहित पूरी सारी कार्य प्रणाली को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठ के लेते रहते हैं। लेकिन जिन विभागों में कहीं कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उनका बजट जो है वो ठीक से अगर उन्होंने काम समय पर उसको जो खर्च होना चाहिए था, अगर कहीं वो उसमें कमी रह गई है, निश्चित रूप से आगामी वर्षों में इसको कर लिया जाएगा। तय सीमा पर बजट जो है, बजट जितने समय पर निर्धारित जो होता है उसकी तय सीमा की रहती है, उस समय पर वो उसका एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत उसको खर्च भी किया जाना चाहिए। प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर विपक्ष सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है,
लेकिन प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जिस आकांक्षाओं और उम्मीदों को लेकर इन्होंने डबल इंजन सरकार को चुना था, सरकार उस उम्मीद पर खरा उतरेगी और कमाल दिखाएगी। लेकिन ये लक्ष्य जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। इस रास्ते में सीएम धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेलगाम अफसरशाही को नियंत्रित करना, जिस पर सरकार की तरफ से पहल की जा चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब साबित होती है। 2022-23 के बाद अब 2023-24 के लिए भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सके, जो विभागों को बजट दिया गया है वो बजट सही समय पर खर्च हो सके और जनता को उन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और सबसे बड़ी चुनौती भी कही जा सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही दवाइयों के रेट से लेकर बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता में सरकार को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। व्यवसायियों से लेकर घरेलू महिलाओं ने भी महंगाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, आम आदमी के साथ साथ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास को सरकार से किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं मिलती है। और आप हाई क्लास जो होती है वो अपने आप वैसे ही इतनी उसकी सेविंग्स होती हैं कि वो अपने आप वैसे ही इतना सब खरीद लेता है। लेकिन मिडिल क्लास वाले को एजुकेशन है, घरों की सब चीज़ें हैं, वो बहुत महंगी के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है। गरीब आदमी तो सड़क पर बैठ के भी खा लेता है, मांग के भी खा ले, लेकिन मिडिल क्लास आदमी ना बहुत ऊँचा उड़ सकता है और ना ज़मीन पर बैठ सकता है। तो सरकार को मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि जो जनता, क्योंकि कंज्यूमर हमारी दुकान पर आता है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसे सामान खरीदने में दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत कंज्यूमर को महसूस होती है। और महंगाई का तो आप देख लो चरम सीमा पर है। आज एक आदमी शादी ब्याह करता है, शादी ब्याह करने में जो दिक्कत आती है उसको, सोना चांदी भी महंगा हो रहा है। कुछ ना कुछ शादी ब्याह में सोना चांदी भी आदमी को कहीं ना कहीं देना पड़ता है, गरीब होने के बाद भी। और बाकी आप देख लो सब्जियाँ महंगी, आटा आसान महंगा है, तेल महंगा है, और क्या कहूँ पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही रहो। गैस सिलेंडर जो गृहिणी के लिए होता है उसके दाम आसमान में छू गए हैं। तो यही महसूस होता है कि इस हाल से आम आदमी का जीना दुर्भर है। और पिछले वित्तीय वर्ष में 3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी के बाद भी 2023-24 के नए वित्तीय वर्ष में एक बार फिर उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साल 2023-24 के लिए टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें बिजली की दरों में 9.68% तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ाई गई दरें प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कार्बो टाइगर रिजर्व की तरफ से वर्षगांठ के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि दीवान सिंह बिष्ट और पार्क निदेशक ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान बाघों के बढ़ने से एक और खुशी की बात है, तो वहीं दूसरी ओर बाघों की संख्या बढ़ने से मानव और वन्य जीव संघर्ष की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर एक गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को भी जागरूक किया गया है। इस दौरान बाघों के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम वासियों और वन कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है। 50 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही सबसे पहले शुरू हुआ था और उसके बाद विभिन्न जो अभयारण्य हैं हमारे टाइगर रिजर्व हैं उनमें इसको लागू किया गया। आज इसके 50 वर्ष पूरे होने के दृष्टिगत जो पिछले 50 सालों की हमारी उपलब्धियां उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उन पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं और आने वाले जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं मानव वन जीव संघर्ष की दृष्टि से और कोएग्जिस्टेंस के एंगल से हमको विचार करने की आवश्यकता है। टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर हम बात करें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी है। 19 से 20 बाघ प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए हर्ष का विषय है कि बाघों की संख्या बढ़ी है, परंतु चुनौतियों का भी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मानव वन जीव संघर्ष की दृष्टि से है, तो उस पर हमको अवश्य काम करने की। देखिए आज जो है 1 अप्रैल का दिन है और आज डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट टाइगर की। आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में और तब कॉर्बेट से इसको लॉन्च किया गया था 8 और टाइगर रिजर्व के साथ। आज जो टाइगर रिजर्व की संख्या है 50 से अधिक हो चुकी है पूरे भारत में और बाघ बचाने के लिए जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसकी वजह से बाघों का जो है अस्तित्व बचा हुआ है और आज उसकी डायमंड जुबली यहाँ पर कॉर्बेट के जो है तत्वाधान में आयोजित की जा रही है।
पर्यटन नगरी रानीखेत में कैंट के विरोध में चल रहे 15वें दिवस के आंदोलन के तहत संपूर्ण बाजार बंद रहा। रानीखेत के सिविल क्षेत्र को कंटोनमेंट से आजादी मिले और इस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया जाए, इसको लेकर 15वें दिन भी नगर वालों का आंदोलन जारी रहा। भारी बारिश के बावजूद नगर में धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी हुई। कंटोनमेंट के विरोध में पूरा बाजार बंद रहा। देहरादून में नगर निगम ने इस साल हाउस टैक्स का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस साल हाउस टैक्स से निगम को 50 करोड़ रुपए की आय हुई है। 31 मार्च को नगर निगम के खाते में 3.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो हाउस टैक्स का लक्ष्य जो है नगर निगम ने पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस बार 50 करोड़ रुपए की अधिक आमदनी हुई है। इसी के साथ जानकारी देने की 31 मार्च की बात की जाए तो सिर्फ 31 मार्च वाले दिन 3.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि नगर निगम ने हाउस टैक्स का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जो कि काफी और पटवारी पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे 50,000 के इनामी आरोपी को एसआईटी टीम ने नारसन क्षेत्र से पकड़ने में सफलता हासिल की है। अपने गिरोह के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल और जेईएई भर्ती में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए और ब्लैंक चेक हासिल कर गिरफ्तारी से बचने और गिरफ्तारी स्थगित कराने के साथ साथ सरेंडर का प्रयास कर रहे संजय धारीवाल पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जेई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। इसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार एसआईटी द्वारा भेज दी गई है। आर्य समाज लक्सर के प्रतिनिधियों द्वारा आर्य समाज का 88वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले दिन आर्य समाज के लोगों ने लक्सर के आर्य समाज मंदिर में पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को आर्य समाज के प्रति जागरूकता का संदेश और 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव की जानकारी थी। चलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 88वां महोत्सव आज मनाया जा रहा है। आज लोगों में जागरूक करने का भी और 1, 2, 3 वहाँ प्रचार के लिए वो भी हो रहा है, वहाँ प्रवचन भी होंगे। आज पूरे नगर में शोभा यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक आर्य समाज मंदिर लक्सर में बहुत धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपना धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। सितारगंज में किसानों ने बरसात से हुए फसल के नुकसान का उत्तराखंड सरकार से मुआवजे देने की मांग की है। साथ ही किसानों का कहना है कि बरसात ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार खराब फसल के सर्वे कराकर 40,000 हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे। और मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों की हालत खराब कर दी है। हरिद्वार, लक्सर और आसपास के इलाकों में आई तेज अंधड़ और रुक रुक कर हो रही बारिश एक तरह से किसानों को की फसलें जो है वो बर्बाद होती जा रही है। बेमौसम की ये बारिश से जहां एक बार मौसम में ठंड लौट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से गेहूं, सरसों और मसरी की फसलें तबाह हो गई है। तो बिन मौसम बरसात ने जो है किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी है। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पे किसानों की फसलें जो है बर्बाद होती जा रही है। बता दें, सरसों की बात हो, गेहूं की बात हो, आम की बात हो, लीची की बात हो, ये सारी फसलें जो है
वो बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है बारिश के कारण और ओलावृष्टि के कारण भी ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। बिन मौसम बरसात ने कई मुश्किलें पैदा कर दी है किसानों के सामने। बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सारी फसल बर्बाद होगी। जो गेहूं की कटाई भी थी या गन्ने की बुआई जो कर दी थी वो सब बर्बाद होगा, खत्म होगा। भाई ओला पड़ने से फसल बिल्कुल बर्बाद होगी, कतई खत्म होगी, किसान बिल्कुल बर्बाद होगा। जो गन्ने की बुआई भी करी थी वो भी सब खत्म होगी। इसमें तो सारी चीजों का नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी चीज का नहीं है। अब देख लो भाई, हम गन्ने घेर का और बारिश में भीग रहे, अब मैंने 50 रुपए की दवा खाऊंगे झपके की, क्या नहीं बात है। राष्ट्रीय हो तो सारा काम साफ है। फिर खबर काला ढूंगी से है, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो गई है। किसानों की गेहूं की खड़ी फसलें तो वहीं आम लीची की फसलें भी ओलावृष्टि से चौपट हो गई। किसान इस समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से परेशान है। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में पहले तो जंगली जानवर द्वारा फसलें चौपट की जाती रही है और अब ये बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजे देने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आपके साथ काला ढूंगी से शेयर कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर काले ढूंगी की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। पहले जंगली जानवर के द्वारा ये फसलें बर्बाद होती थी, लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अब बिन मौसम बरसात ने, बिन मौसम ओलावृष्टि ने ये फसलें बर्बाद करके रख दी है। लीची हो, आम हो, सरसों हो, गेहूं हो, तमाम तरीके की फसलें जो है वो खराब हो चुकी है इस बारिश में। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में देर शाम बरसात रुकने के बाद एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल कल हरिद्वार में सुबह से ही लगातार बरसात हो रही थी, जिसके बाद देर शाम जब बरसात रुकी तो उसके बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि में लीन बादलों में आकृति नजर आई, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किसी स्थानीय निवासी द्वारा किया, जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। कोई उस वीडियो पर ये तो कमेंट कर रहा है तो कोई उसे शेयर कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, काला हरिद्वार से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरीके से भोलेनाथ की आकृति जो है बादलों के द्वारा बनाई गई है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। तमाम लोग इसको शेयर कर रहे हैं तो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये वीडियो हरिद्वार की है। बता दें कि हरि का द्वार जो है वो माना जाता है हरिद्वार को, और इसी हरि के द्वार में बादलों में ये आकृति बनाई गई है जिसमें भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। तो बरसात रुकने के बाद ये अद्भुत नजारा जो है वो हरिद्वार से देखने को मिला है। कई दिनों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उसके बाद हरिद्वार में जैसे ही बारिश रुकी और ये अद्भुत नजारा जो है हरिद्वार से सामने आया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।